हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएस सिविल सर्विसेज। आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने प्रीवियस के जो 3 वीडियोस आ चुके हैं आपने देख लिए होंगे। हमने 25-25 करके जो है क्वेश्चंस कराए हैं। हम एनसीईआरटी के 700 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 700 क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज का जो हमारा यह 4th लेक्चर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया इज अवेलेबल इन। तो जो टाइडल पावर जो होती है, जो सी करंट्स जो होती हैं, सी के अंदर जो सी की लहरें जो होती हैं, जो उसकी करंट्स जो होती हैं, उससे जो पावर जनरेट होती है उसको बोलते हैं टाइडल पावर। टाइडल पावर, ठीक है। तो वो कह रहा है जो ग्रेटर पोटेंशियल है टाइडल पावर जनरेशन का, वो इंडिया के किस कोस्ट पे देखने को मिलता है। मालाबार कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, या फिर गुजरात का कोस्ट है। तो इंडिया जो है इस तरीके से है, ठीक है। ये आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिल जाएगा। ये नदन पार्ट जो है, ये गोवा वाला कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये आपको मालाबार कोस्ट, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट कोस्ट और ये आपका गुजरात का कोस्ट हो गया, ठीक है। गुजरात का कोस्ट, ठीक। तो जो टाइडल पावर जनरेशन है इस तरीके का, देखो ये जो इस तरीके का जो शेप है, वो इस शेप, ये शेप जो है ना, क्या कर रहा है, ये शेप अगर मान लो इस तरीके से आएगी, कोई टाइड आई या फिर इस यहाँ पे भी आई कोई टाइड आई, तो वो उसको ऐसा कॉम्पैक्ट कर देगी और उसकी एनर्जी को बढ़ा देगी, ठीक है। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी और उसका टाइडल पावर जो है वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से ये जो हिस्सा है यहाँ पर, अंडर अंडर सी जो डैम है, अंडर वाटर डैम जो है वो बनाने की अभी रिसेंटली न्यूज भी आई थी। अंडर अंडर वाटर डैम, वो डिफिकल्ट होगा, अंडर वाटर डैम, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो टाइडल पावर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है गुजरात कोस्ट का। इसी वजह से जो है वहाँ पे डैम बनाने की भी बात चल रही है, ताकि जो टाइडल पावर का जो पोटेंशियल है वो यूज़ किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है क्या, हमें बताना है सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, द नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट इज द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट इन इंडिया। जो नॉर्थ ईस्ट की जो पेनिनसुलर बेल्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट, वो रिचेस्ट रिचेस्ट है किसमें, मिनरल्स के अंदर। देखते हैं हम कौन सी एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है द नॉर्थ और द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल्स। कह रहा है कि जो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, जैसे कि गंगा यमुना के जो प्लेन्स है, वहाँ पे आपको लार्ज वेराइटीज ऑफ मिनरल देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से जो है इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेटू आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो रिचेस्ट है, रिच है किसके अंदर, इसके अंदर आपको मिनरल्स काफ़ी सारे जो है वो देखने को मिलते हैं। एकदम बात ये सही है, क्योंकि ये रीजन आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। छोटा नागपुर प्लेट्यू, CNP से उसको लिखेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और एडिशनली उड़ीसा का जो रीजन जो है इसके अंदर आ जाता है, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ झारखंड झारखंड और कुछ वेस्ट बंगाल का जो ये पूरा रीजन आता है, पूरी बेल्ट प्रॉपर आती है, जिसके अंदर आपको रिच मिनरल्स जो है देखने को मिलते हैं। ये पूरा जो रीजन जो है आपका, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर का जो छोटा हिस्सा है पूरा, ये आपको कोल्स, यहाँ पर जो कोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कोल माइंस आपको देखने को मिलेंगी। आयरन ओर जो है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, आयरन और मैंगनीज हो गया, मीका हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट हो गया। ये सारे जो है आपको यहाँ इसके अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटूज को बोल देंगे, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि साहब ये जो नदर्न प्लेन्स हैं, ये यहाँ पर जो नदर्न प्लेन्स मिलते हैं,
ये जो है लार्ज डिपोजिट्स हैं मिनरल्स के। ये बात एकदम गलत है कि ये जो हमारे जो मिनरल्स के हैं वो लार्जली जो है आपको इसी रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, प्लेन्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिंपल है, याद रखिएगा मिनरल्स किस रीजन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा आंसर वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 78, द जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स के लिए एक अप्रूवल कमेटी बनाई जाती है, whose permission is required for the cultivation of any genetically modified crop। जैसे कोई क्रॉप है, ये बीटी कॉटन जो है आपने न्यूज़ में अगर सुनी होती है, तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, एक जीएम क्रॉप है, जिसके जो जीन्स थे, मान लो जो जीन्स थे कॉटन के कुछ जीन्स थे, जीन, ठीक है, उनको क्या किया, मॉडिफाइड क्यों करते हैं? मान लो आज का जो कॉटन है वो क्लाइमेट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपको या तो बरसात बहुत ज़्यादा मिलेगी या फिर बरसात जो है कम ही मिलेगी, आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा, आपको फ्लड देखने को मिलेंगी, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, जो आज की क्रॉप्स हैं वो लार्जली क्या होता है, कभी कभार सपोर्ट नहीं कर पाती हैं आज के क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप का जो फंडा जो है, जो टॉपिक है, यहाँ अप्लाई होता है। तो बीटी कॉटन जो है वो डेवलप तो बहुत पहले हो चुका था, बट अभी हम इसको देखते हैं और आज के टाइम पर जो है ये एप्लीकेबल भी है। ठीक है, तो बीटी कॉटन यानी कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। तो वो सिंपल सा सवाल इसने तो ये पूछा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो टॉपिक आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, सिंपल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलते थे, अभी इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको बोला जाता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेक्स बॉडी है, यानी कि सुप्रीम बॉडी है। एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम बॉडी है, जो क्या करता है, जो किसी फॉर्मुलेशन बनाता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कुछ रेगुलेशन देखता है, लॉज के बारे में देखता है, किस चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में फॉर्मुलेट करेगा, उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसका जो है रेगुलेशन करेगा, उसके जो लॉज को जो है देखेगा, जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है उनके बारे में। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि प्रीवियसली जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता था। ठीक है, सिंपल। यही जो है एक सोल और सुप्रीम बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 बात करता है द लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, जो निचले गंगा जी के जो प्लेन्स हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है, इज कैरेक्टराइज बाय ह्यूमिड क्लाइमेट। कह रहा है कि ये जो नीचे वाले जो गंगा जी के जो प्लेन्स हैं उसके अंदर आपको ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड फर्टाइल सॉइल्स। क्या है? टेम्परेचर जो है आपको हाई देखने को मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का। ठीक है, और क्या है एडिशनली, वहाँ का जो फर्टाइल सॉइल है। ये बात कर रहा है कहाँ की? ये बात कर रहा है किसकी? ये लोअर गैंजेटिक प्लेन्स की। ठीक है, जो नीचे वाले जो गंगा जी के प्लेन्स है उसकी ये बात कर रहा है। अब सवाल क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स, ऐसे कौन से क्रॉप्स के पेयर्स हैं, जोड़े हैं, इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन, इस रीजन के लिए ऐसे कौन से जो फेवरेबल क्रॉप्स हैं जो एक साथ जो है वो उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे, सबसे पहले देखते हैं वीट। तो इसने अब जो है वीट की बात करी है, आपने कभी देखा होगा वीट जो है, गेहूं की जो खेती है वो विंटर्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये तो बात कर रहा है किसकी? हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है।
तो ये दोनों ऑप्शन अपने ईजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, कॉटन आपको कहाँ देखने को मिलती है? ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पर? आपको महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, गुजरात के पार्ट में, ठीक है, नदन कर्नाटका के कुछ पार्ट में, नदन कर्नाटका के कुछ पार्ट में, इस रीजन में डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में आपको, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो है ब्लैक सॉइल मिलती है और ब्लैक कॉटन सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कॉटन को भी हटा दो। ए, एक ऑप्शन बचा पैडी और जूट। ये जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, सिंपल। और आपका बांग्लादेश के अंदर भी जो है ये देखने को मिलता है। पैडी और जूट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा उस रीजन के आपको अंदर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आसानी, जब आपको एक ही क्रॉप, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सारी चीज़ें पता होंगी तभी आंसर लगाना पड़ेगा, आपको गलत चीज़ें पता है तभी आप कर सकते हो। गिव मी सेकंड। सो हमारे जो सारे जो ऑप्शन हैं उनको जानना जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 80 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रोपीडिया इज करेक्ट। तो एग्रोपीडिया एक टर्म है जो कि एक ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी के लिए यूज़ किया जाता है, और जिसमें एग्रीकल्चर की जो है रिपोजिटरी, ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी, यानी कि एक तरीके से जैसे एनसाइक्लोपीडिया जो आपने देखा होगा, एनसाइक्लोपीडिया जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है। एग्रोपीडिया के अंदर एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन रहेगी ऑनलाइन, एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन रहेगी ऑनलाइन। ठीक है, एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो क्या कह रहा है, उसके उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सिंपली साइबर प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेशन ऑफ एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये ठीक है, उससे रिलेटेबल है। दूसरा देखो, दिस इज अ पेस्ट विच अटैक्स द वीट, ऐसा कुछ नहीं है। अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी विच इज प्रैक्टिस्ड इन कैनेडा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। द नेम गिवन टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। विच इज प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल और सिंपल एक एग्रीकल्चर का विकिपीडिया है, एक तरीके से एग्रीकल्चर का विकिपीडिया है, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की हो, आपका जो है फार्मर्स का एम क्या होना चाहिए, उनको लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट भी इसको जो है, इट इज़ बीन बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, sponsored by World Bank and backed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो है, एक इसका एक प्रोग्राम था, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर का नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट था, आईसीआर का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, सिंपल, उसके अंदर जो है ये एग्रोपीडिया का जो है डेवलपमेंट हुआ। आप आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है, आंसर्स के अंदर इस तरीके की जो टर्म्स हैं आप डाल सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं लोगों में और फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। किस तरीके की अवेयरनेस? आपको मान लो कोई भी पेस्ट अटैक होता है, कोई भी कीटनाशकों के अटैक होते हैं खेती में, हर किसान को नहीं पता होती ना कि किस तरीके की जो खेती पे, उनकी फसल पे जो अटैक हो सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराए। अगर किसान जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे तो उनको हिंदी में, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल करवाए, तो उनकी सूटेबल लैंग्वेज है, पढ़ नहीं पाता तो क्या करें, उसको जो है वो सुना के बता सके, कि उसके पास जो है सुनने का ऑप्शन हो कि वो उसको बता सके कि भाई
ऐसी ऐसी चीज़ें जो है खेती में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो है आप एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हो। सिंपल जो है इस तरीके की चीज़ें आपको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में ये डेवलपमेंट प्रोड्यूस, तो ये जो सीरीज़ है आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं रहेगी, आपको मेंस के लिए भी ये चीज़ें जो है हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो कहता है लिस्ट दे रखी है क्रॉप की और बताना है एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट किस क्रॉप को कितनी है। सिंपल, ठीक है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर, 50 टू 75 सेंटीमीटर, 40 टू 50 सेंटीमीटर, 50 टू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से जो है रेनफॉल है। वीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, रागी हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम वीट की बात करते हैं। वीट कब होता है? वीट होता है विंटर्स में, ठीक है। तब आपका जो है रेनफॉल क्या होता है? कम होता है, ठीक है। रेनफॉल आपको कम देखने को मिलता है विंटर्स में, जाहिर सी बात है। दूसरा, रागी देख लो। जो रागी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ड्राई लैंड एरियाज के अंदर, आपको पल्सेस जो है अक्सर जो है ड्राई लैंड एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पंजाब के कुछ सदर्न पार्ट में, राजस्थान के पार्ट में, पंजाब के कुछ एमपी में, आपको राजस्थान में, इन सब एरियाज में, मैं महाराष्ट्र के कुछ थोड़े बहुत पार्ट में, तो ये इन एरियाज में जो है आपको रागी का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर रेनफॉल जो है सिर्फ 40 से 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में सच नहीं मिलेगा, बट ये ड्राई एरियाज में आपको जो है पंजाब है, पंजाब के साउथ में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में, एमपी में ड्राई एरियाज में, राजस्थान के अंदर, इन सब एरियाज के अंदर आपको रागी जो है देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो रेनफॉल जो है 40 से 50 सेंटीमीटर बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। वीट का देख लो, तो वीट का जो है आपको 50 से 75 सेंटीमीटर बहुत ही दूसरे नंबर पर कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। कॉटन का, कॉटन में भी जो है आपको कम रेनफॉल देखने को मिलता है, 50 से 100 सेंटीमीटर जो है। बट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है राइस के अंदर, क्योंकि राइस को सबसे ज़्यादा जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये समर्स के टाइम पे होता है, ठीक है। मानसून सीजन जो है इसके लिए बरसात जो है लेके आते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से किस लोकेशन पर अब जो है राइस कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। आपको 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है किस टाइम पर देखने को मिलता है और किस रीजन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको वीट का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। कॉटन का देख लो आप, ठीक है, आप देख लो, रागी का देख लो, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वीट का क्या हो जाएगा? ए का आपका हो गया बी, ए का बी सिर्फ बी के अंदर है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। पहला दे रखा है मल्टीपर्पज कुछ प्रोजेक्ट्स थे और दूसरा है रिवर्स। तो रिवर्स के ऊपर हर साल जो है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, करंट अफेयर्स से लिंक्ड हैं ऐसी चीज़ें। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को देखकर, हालांकि ये जो है एनसीईआरटी की रिवर्स के निकाले गए हैं, बट आप इनसे जो है इंस्पिरेशन ले सकते हो कि करंट अफेयर्स में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं हमारे जो वेरियस सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उनके अंदर, ठीक है। सिंपल सा। अब देखते हैं हमसे ये इसका जो है डिमांड क्या है और ये क्या बात कर रहा है। तो उकाई, उकाई एक प्रोजेक्ट हो गया। सरदार सरोवर आपने सुना होगा, ठीक है। हीराकुंड हो गया, हीराकुंड डैम भी है। ईचनपल्ली जो है वो सुना होगा। सरदार सरोवर आई गेस सभी ने सुना होगा। सरदार सरोवर डैम है और सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है, एनर्जी प्रोडक्शन का भी जो है वहाँ पर होता है। तो ये नर्मदा रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। बी का वन सिर्फ इसके अंदर है, इसका आंसर ए हो जाएगा, पर हम देखते हैं। तो सरदार सरोवर आपका नर्मदा रिवर पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उकाई जो है, उकाई आपको रिवर तापी जो है नर्मदा के जस्ट साउथ में आती है रिवर तापी, वहाँ पे आपको उकाई प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। बात करते हैं हीराकुंड की। हीराकुंड जो है आपको, हीराकुंड डैम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलता है महानदी के ऊपर। और ईचापल्ली जो है वो गोदावरी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईचापल्ली
ईचापल्ली आपको गोदावरी के ऊपर देखने को मिलेगा। गोदावरी जो है वो बेसिकली नासिक महाराष्ट्र के पास से निकल के और आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो ड्रॉप करती है। ठीक है, महानदी बात करें तो अमरकंटक से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अमरकंटक के एक्चुअली साउथ से जाती है, ये अमरकंटक के थोड़ा सा साउथ से जाती है। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तापी जो है वो अमरकंटक के साउथ वेस्ट से जाती है, अमरकंटक से नहीं जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा लोकेशंस जो है हम हर बार देखेंगे। ये दोनों जो है वेस्ट फ्लोइंग है, ये दोनों जो है ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, तो आपको ये चीजें जो है याद रहनी चाहिए। ठीक है, ने इचापल्ली हो गया गोदावरी का, हीराकुंड हो गया महानदी का, सरदार सरोवर नर्मदा का, उकाई हो गया तापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है व्हाट इज ट्रू ऑफ एडियाबेटिक रेट। एडियाबेटिक रेट की रिगार्ड्स में, एडियाबेटिक जो रेट होता है, एडियाबेटिक जो प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उसके रिगार्ड्स में क्या सही है और लैप्स रेट के रिगार्ड्स में क्या सही है। ठीक है, तो एडियाबेटिक का थोड़ा सा बात करें। एडियाबेटिक जो इट इज अ चेंज इन टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल लॉस और गेन ऑफ हीट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट एक्चुअल हीट, नहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये जो है चेंज का साइन है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट एक्चुअल गेन और लॉस ऑफ हीट, बिना ज़्यादा हीट लिए और लॉस के जो है टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। अब वो कब पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो देखते हैं हम। ये एडियाबेटिक चेंजेस जो हैं ये आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलता है। तो वो कब होगा कि जब कभी एयर जो है, मान लो ये है, ये एयर एक्सपेंड करेगी, यही एयर जो है एक्सपेंड करे, बट एज सच इसमें एडिशन ना हो, एज सच आप इसके अंदर सब्सट्रैक्शन ना हो हीट का, और टेम्परेचर चेंज हो जाए। ठीक है, और कूल हो जाए ये, या फिर वार्म हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस? सिंपल टर्म्स में हम बात करें, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है विदाउट विदाउट गेटिंग और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ हीट, बिना एक्सटर्नल हीट के गेन किए और लूज किए। बात कर रहे हैं किसकी, एटमॉस्फेयर की, और एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की। अब एयर जो है अपने आप में क्या करे, अपनी शेप चेंज कर ले, यानी कि एक्सपेंड हो जाए, और उसमें क्या हो, बिना बाहर के एडिशन ऑफ हीट और सब्सट्रैक्शन ऑफ हीट, यानी कि इसमें ना तो एंटर करे हीट इस बबल के अंदर और ना ही इसमें से हीट रिलीज हो, उसी से जो है क्या हो जाए, ये ठंडी हो जाए। तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है और वो बात क्या कर रहे हैं। पहला, एडियाबैटिक रेट्स अप्लाइज टू राइजिंग और डिसेंडिंग एयर, ये बात सही है। अब ये एक्सपेंशन कब होगा एयर का, एयर का एक्सपेंशन जब होता है जब जो है टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा हो, जब जो है टेम्परेचर एक्चुअली में बढ़ रहा हो। अब ये मान लो ये एक्स हाइट है, ये माउंटेन है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। अब ये क्लाउड था, अब ये जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब राइज होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा, अगर यही जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक, यही बात कर रहा है कि एडियाबैटिक रेट में क्या होता है, राइजिंग और डिसेंडिंग एयर का कंसेप्ट लागू होता है। दूसरा, लैप्स रेट जो है अप्लाइज टू द स्टेबल एटमॉस्फेयर। लैप्स रेट जो है कि लैप्स रेट होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर हाइट पर, यानी कि 1 किलोमीटर पर एक एक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है ऊपर जाने पर डिक्रीज हो रहा हो। अगर 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएं तो करीबन 6 डिग्री जो है और या फिर 4 से 6 डिग्री जो है वो डिक्रीज होता है हर 1 किलोमीटर के ऊपर, 4 से 6 डिग्री इस तरीके से।
तो वो जो है, ये जो लैप्स रेट का जो कंसेप्ट है, यानी कि घटने का रेट, घटने की दर, वो किसमें है? आइडियल सिचुएशन यानी कि स्टेबल एटमॉस्फेयर। स्टेबल एटमॉस्फेयर में इसको हम देखते हैं। ठीक है, सिंपल, ये भी सही है। दूसरा देखो, एडियाबेटिक रेट इज डिफरेंट फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड एयर। ये बात भी सही है। जब ड्राई एयर होगी, रेट जो है एडियाबेटिक रेट, ठीक है, ये किस तरीके से जो है, कोई भी हीट, कोई भी जो एयर है वो एक्सपैंड कर रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, तो उसका रेट जो है वो ड्राई एयर और सैचुरेटेड एयर पर वेरी करेगा। ठीक है। दूसरा, एडियाबेटिक रेट इज ड्यू ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडियाबेटिक जो है वो प्रोसेस जो है, इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ और साथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है एयर का, वो इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो है इसके पॉइंट आपको सही है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 84th जो है, बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पुअर मेंस टिम्बर। तो गरीबों का जो टिम्बर जो बोलते हैं, तो ये चीप चीप मतलब सस्ते मटेरियल का जो है रूफिंग, छत भी जो है वो छत प्रोवाइड कराता है और दीवार प्रोवाइड कराता है, रूफ, वॉल। ठीक है, और मैट जो ज़मीन पर जो है, मैट जो है वो सस्ती, चीप। तो ऐसा कौन सा जो पेड़ है, महुआ का है, सिमुई का है, जामुन का है, बम्बू का है, वो तो बम्बू जो है आप देखने को मिलेगा। बम्बू जो है आपको गांव में भी देखने को मिल जाएगा। छत पर जो है वो बम्बू की जो पतली पतली स्लाइड सी काट कर जो है उसकी छत बना देते हैं, जिसको छप्पर बोलते हैं। ठीक है, ज़मीन पे भी बिछा देते हैं, मैट बना देते हैं। ठीक है, मैट भी बना देते हैं, और दीवार तो हम बना ही देते हैं बम्बू की। तो बम्बू जो है वो पुअर मैन्स टिम्बर जो है वो कहलाता है बम्बू। ठीक है, और बैम्बू जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द हिमालयाज। तो डज नॉट, ये कौन सा ऐसा पॉइंट है, सेकंड, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हिमालयाज को डिफाइन नहीं कर रहा है, हिमालयाज पे एप्लीकेबल नहीं है, या फिर हिमालयाज के कंटेक्स्ट में सही साबित नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें सिंपल वो देखना है। पहला है, वेरियस पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज फॉर्म अ कॉन्वेक्स आर्क। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एक कॉन्वेक्स आर्क तरीके से वो फॉर्म करती हैं। ये बात सही है। क्या होता है, देखो इस तरीके से हिमालयाज का शेप है, ये उत्तराखंड, नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, यूटी हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी हो गया। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पंजाब हो गया। अब हमें क्या बताना है, वो ये कह रहा है कि ये जो पैरेलल रेंजेस हैं, हिमालयाज की पैरेलल रेंजेस जो हैं, वो एक तरीके से कॉन्वेक्स आर्क बना रही हैं। ये बात एकदम सही है। पहली बात तो ये पैरेलल रेंजेस हैं, पैरेलल पैरेलल रेंजेस हैं, नंबर एक। दूसरा, कॉन्वेक्स शेप है ना, इस तरीके से ये कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स आर्क का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ सिंटेक्सियल बैंड एट बोथ द टर्मिनस ऑफ द हिमालयाज। कह रहा है कि सिंटेक्सियल बैंड होता है, सिंटेक्सियल बैंड होता है, मान लो ये इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से बैंड हो जाए वो। अब इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से बैंड हुई है, जो माउंटेन रेंजेस जो है वो इस तरीके से बैंड हुई हैं। तो और यहाँ पे भी जो है ये बैंड हुई है। तो वो ये सिंपल ये कह रहा है कि जो है सिंटेक्सियल बैंड जो है आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज के ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट पॉइंट पर। ये बात ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो कह रहा है, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। ये बात एकदम सही है। एंटीसीडेंट रिवर मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है
और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं, ठीक है। सिंपल क्या होती हैं, जो कि हिमालयाज के फॉर्मेशन से प्रायर प्रायर चल रही थी, प्रायर थी, पहले थी, बिफोर हिमालयाज फॉर्मेशंस, ठीक है। वो है क्या, यानी कि वो हिमालयाज के से भी पुरानी है। तो इंडस आपके यहाँ से निकलती है, सतलज आपके यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है, तो ये इंडस हो गई, ये सतलज हो गई, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, सांगपो, ठीक है। तो ये सारी जो है अपने आप में एंटीसीडेंट रिवर है। तीसरा पॉइंट जो है वो भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, द हिमालयाज आर वाइडर इन द ईस्ट एंड देन द वेस्ट। तो वो कह रहा है, यानी कि ये वेस्ट पोर्शन है और ये ईस्ट पोर्शन है, कह रहा है कि जो हिमालयाज है ईस्ट में ज़्यादा चौड़े हैं एज कम्पेयर टू द उनकी जो विड्थ जो है वेस्ट में। ये बात एकदम गलत है। एक्चुअली में जो है हिमालयाज ये जो इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा पतले हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पतला। यहाँ पर जो है वो विड्थ जो है वो कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर विड्थ आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी हिमालयाज के अंदर, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर विड्थ ज़्यादा है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगी, डी जो है वो नॉट करेक्टराइजेज द हिमालयाज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो बात कर रहा है वो कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट। क्या करना है हमें, सही करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो नीचे दिए गए कोट्स में से निकालना है। देखते हैं। कह रहा है पहला, सीमुल is an important species of the tropical semi-evergreen forest। वो कह रहा है कि जो सीमुल जो है एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है। सीमुल जो है, ये बात सही है, सीमुल जो है इस ट्रॉपिकल रीजन की और एवरग्रीन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लस एवरग्रीन फॉरेस्ट, दोनों ही रीजन के अंदर, दोनों ही फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर रेनफॉल जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप प्लांटेशन जो देखोगे वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, सारे टाइम जो है वो हरे भरे ही रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको सीमुल जो है आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। कह रहा है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, अच्छा डेसिडियस मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर जो वहाँ पर हो, यानी कि बरसात वहाँ पर हो, ट्रॉपिकल रीजन्स के ही अंदर जहाँ पे बरसात हो रही है वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है। वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है कि वहाँ पर एक टाइम पर बरसात हो रही है अच्छी खासी, और दूसरे टाइम पर जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि प्लांट जो है अपनी लीव्स जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है। ऑटम सीजन जो आपको देखने को मिलता है इसका मतलब, यानी कि मतलब सारे सीजन्स में आपको हरे भरे नहीं दिखेंगे। ये जो फॉरेस्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, आपको एक पर्टिकुलर सीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे हरे भरे, ठीक है। यही है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है आपको देखने को मिलता है। ये सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी भी सेकेंड। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अपने अल्टीट्यूड के अंदर हिमालयाज के अंदर क्या होता है, रेंजेस, हिमालयन रेंजेस के अंदर सक्सेशन देखने को मिलता है किसका, ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन। तो वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिल जाएगी लोअर हाइट्स पे, अल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी हायर हाइट्स पे, ठीक है। जो टुंड्रा, उसको टुंड्रा वेजिटेशन भी बोल देते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन, ये भी रोडोडेंड्रॉन्स उत्तराखंड के अंदर जो है, उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने को मिलता है मेनली, ठीक है। सदर्न इंडिया में भी देखने को मिलता है, शोला फॉरेस्ट वगैरह में, वहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके, ऊंची हाइट्स पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे जो आपको ऑप्शंस के अंदर ठीक मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें क्या करना है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स को बताना है। फर्स्ट और सेकंड में से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, ठीक।
देखो फर्स्ट कह रहा है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कंटिन्यूज अराउंड 20% ऑफ इट्स ग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया। पहली बात ये ओल्ड डेटा है, बट आपको मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ये कि एनसीईआरटीज के अंदर फॉरेस्ट कवर की भी बात की जाती है कि फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में क्या होता है, डेफिनेशंस हैं इनकी, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी जो है आप ये इतना जान लीजिए कि फॉरेस्ट कवर के अंदर अभी जो है वो मोर देन 30 और अराउंड 33 पॉइंट समथिंग जो है एरिया आता है, ठीक है फिलहाल में। तो फर्स्ट जो है आपका गलत है। सेकंड, द नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ एरिया ऑफ इंडिया अंडर द ट्री। तो उसका जो 1/3 एरिया जो है ब्रिंग करने का, तो ये 1999 का जो ये है ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो था एक्चुअली में इसका, ठीक है। तो वो ट्रू था, तो उसका आंसर हम जो है सेकंड कर देंगे, ठीक है। ये इसका जो द नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव था किसका, 1/3 एरिया का। और अभी जो है हमारा इंडिया जो है वो 33% का जो है एरिया जो है वो ऑब्जेक्टिव लेके जो है चलता है, 33% का ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 periods corresponds with the withdrawal of southwest monsoon in most of the northern India? Which one of the following 4 periods corresponds with the withdrawal of southwest monsoon? जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ठीक है, इन द नदर्न इंडिया के अंदर, तो कौन सा जो सीजन है, कौन सा जो पीरियड है, जून से सितंबर है, जिसके अंदर आपको जो रिट्रीवल जो होता है, विड्रॉवल और रिट्रीवल यानी कि जो है इस तरीके से आया था, ये आया था, कब आया था, मई जून, ठीक है। और अब ये रिट्रीव कब होगा, ठीक है, ये रिट्रीव कब होगा, वापस कब जाएगा ये वो ये बात सिंपल सा सवाल हमसे पूछा है। तो ये अक्टूबर नवंबर का जब टाइम होता है उस टाइम पर जो है ये रिट्रीव होता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, ठीक है। सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। तो यूजुअली जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून से सितंबर तक चलता है और स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम इस टाइम के बाद, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पर जो है ये विड्रॉवल इसका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कर रहे हैं विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो ये भी करंट अफेयर से लिंक देता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जो कि आपको हर साल जो है, नॉट हर साल, आपको वो रेगुलरली याद करने की जरूरत होती है, 2-3 साल में जो है, 3 साल में करीबन जो है वो अपडेट होती रहती है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। वहाँ पर ये सारे डेटाज आपको अवेलेबल रहते हैं। तो सिंपल सा है कि लोवेस्ट परसेंटेज जो ऑफ इट्स टोटल एरिया, यानी कि अपने टोटल एरिया का किसी राज्य के अंदर और स्टेट के अंदर जो है आपको फॉरेस्ट कवर जो है वो देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इनमें से जो है आपका रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो अभी प्रेजेंट में देखें तो हरियाणा का जो है सबसे कम है, और जॉइंटली जो है ये आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा का, जॉइंटली अगर देखें तो। बट हरियाणा का जो है अपनी टोटल एरिया का जो एरिया है उसके में जो परसेंटेज देखेंगे वो बहुत कम एरिया जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट के अंदर जो है आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट कोड बताना है। सेंट लॉरेंस रिवर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। दूसरा, नाइगरा फॉल्स लाइज बिटवीन लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। नाइगरा फॉल जो है वो लेक ईरी और लेक ओंटारियो में, ये बात एकदम ठीक है, ठीक है। यूएस के अंदर उधर जो है लेक ईरी, ये जो 5 लेक्स जो है उनके ग्रुप में है, जो आप देखोगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगी 5 लेक्स का ग्रुप जो है। तो 5 लेक में से लेक ईरी और लेक ओंटारियो, वहाँ पर जो है आपको नाइगरा फॉल्स जो है बहुत ही सुंदर है वो देखने को मिलता है। सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में नहीं, अटलांटिक ओशन में गिरती है, अटलांटिक ओशन में,
अटलांटिक ओशन में। तो देखो इस तरीके से है यूएस, ठीक है। ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं, हडसन बे है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ वो हैं आपके 5 लेक्स हैं, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो तो अभी इसमें यहाँ पर जो आ गई लेक एरी एंड ओंटारियो आ गया, और जो रिवर जो सेंट लॉरेंस जो है वो यहाँ पे है। ये है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जिसके अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर जो है सेंट लॉरेंस रिवर ड्रेन करती है, ठीक है। तो ओनली ओनली सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिनाइजेशन रीअकर्स, सेलिनाइजेशन के बारे में दे रखा है। सेलिनाइजेशन होता है सिंपल, सॉइल में सॉल्ट की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर वाटर में। तो क्या है, सेलिनाइजेशन रीअकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporates। जो सॉइल के अंदर जो इरिगेटेड वाटर है, एक बार जब इवेपोरेट हो जाता है तो उसके बाद जो है सेलिनाइजेशन अकर करता है, लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सेलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड। मान लो ये लैंड है, इसमें आपने इरिगेशन किया, ठीक है, आपने पानी डाला इसके अंदर, और सनलाइट की वजह से क्या हुआ, ये जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो इसके अपने पीछे क्या छोड़ेगा, वो सोडियम यानी कि NaCl सॉल्ट छोड़ेगा, और क्या छोड़ेगा, कुछ मिनरल्स होंगे वो छोड़ेगा अपने साथ, ठीक है, कुछ मिनरल्स जो है वो छोड़ेगा अपने साथ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है, फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ग्रेटली रिड्यूस करता है क्रॉप प्रोडक्शन को। इट मेक्स सम सॉइल्स इनपर्मिएबल, वो सॉइल्स को इनपर्मिएबल बना देता है, ये भी गलत है। दूसरा, इट रेजेस द वाटर लेवल, वाटर लेवल को तो घटा ही देता है ये एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट जो है और आखिरी जो है वो क्या है, इट फिल्स द एयर स्पेसिस इन द सॉइल विद वाटर। तो सॉइल के अंदर जो नीचे जाने का, पानी परकुलेट करने का जो जगह होती है, उससे क्या होता है, उसकी जो जगह होते हैं, जो छेद होते हैं सॉइल के बीच में, जो स्पेस होता है, उसको पूरा जो ब्लॉक कर देता है। सॉल्ट है, सॉल्ट एंड मिनरल्स जब उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और वाटर लॉग इंटेंस वाटर लॉगिंग होगी यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जो पूरा सॉइल और वाटर है ये सब वो पूरा मिक्स हो जाएगा, और ऐसी सॉइल जो है वो इम्परमिएबल बन जाती है, और ये जो है एक लंबे समय के लिए चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। सॉइल्स दे रखी है एक साइड में और रीजन दे रखा है। तो क्वेश्चंस जब हम सॉइल्स देखेंगे तो पूरे पूरे इंडिया की, अभी जो है याद आता है कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि सॉइल्स और रीजन हो, क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं सॉइल्स प्लस क्रॉप हो, क्वेश्चन इस तरीके भी आते हैं सॉइल्स प्लस रेनफॉल, किस टाइप की रेनफॉल में कौन सी जो है आपको सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि किस रिवर के रीजन में कौन सी सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, तेराई रीजन है, रेड सॉइल रीजन है, ब्लैक सॉइल है, लिटराइट सॉइल है, ये सॉइल्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। अब तराई रीजन जो है मेजरली आपको जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, वहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो हिमालयन रिवर्स कहाँ पर जाती है, यूपी के अंदर ही है सिर्फ, गंगा जी यमुना जी, ठीक है। ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्टर्न घाट्स इनके अंदर नहीं है। तो ए का हो गया 2, ये हो गया ए का 2 हमारा, ठीक है। तो तराई जो सॉइल्स है आपको, तराई और इसको एलुवियल सॉइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी इसके साउथ में, एलुवियल सॉइल्स सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दूसरा है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल वाला जो एरिया है, रेड सॉइल वाला जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है
कुछ डेसिडियस वाले जो मिक्स्ड फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर, ठीक है। डेसिडियस यानी कि यहाँ पे जो है रेनफॉल हो ठीक ठाक, ठीक है। और आपको इस सॉइल के अंदर आपको ऑर्गेनिक और जो है मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ येलोश ब्राउन कलर जो है लीचिंग की वजह से जो है ये लीचिंग भी होती है यहाँ पे सॉइल के अंदर, रेड सॉइल के अंदर, और ये आपको देखने को मिलती है उड़ीसा के अंदर। ब्लैक सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल ये तो हमारे जो डेक्कन प्लेटिव है उस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, एमपी के कुछ पार्ट्स में, नदन कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी ब्लैक कॉटन सॉइल। लेटेराइटिक सॉइल की बात करें, ठीक है, जो लेटेराइटिक सॉइल जो होती है वो आपको, ये एक रॉक टाइप है जिसके अंदर आपको आयरन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। आयरन एंड एल्यूमिनियम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और ये लार्जली कहाँ पे फॉर्म होती है? हॉट एंड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, वेट ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। हॉट प्लस वेट ट्रॉपिकल एरियाज। और ऐसे एरियाज क्या है? जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया। वेस्टर्न घाट्स जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्योंकि क्या है, वो इक्वेटर के क्लोज है, क्लोज टू इक्वेटर, क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अब इक्वेटर के तो क्लोज है ही, साथ के साथ क्या है, वो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी क्लोज हैं, और इस वजह से यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है ज़्यादा। तो वेट ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, ये क्या हो गए? वेट ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए, प्लस क्या हो गए, हाई टेम्परेचर और हॉट रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे लेटराइटिक सॉइल्स के। रेड सॉइल्स जो है आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगी, वहाँ पर डेसिडियस टाइप की जो है फॉरेस्ट हैं, उनमें मेजरली आपको ये रेड सॉइल जो है वो, और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वहाँ पे जो है ये देखने को मिल जाएगी, येलोइश ब्राउन रहती है और लीच लेयर रहती है, ठीक है, लीच लेयर। नेक्स्ट तराई हमें देखी ली, ब्लैक सॉइल हमें देखी ली, तो हमारा ए का जो है तराई का जो है हो जाएगा यूपी, रेड सॉइल्स का उड़ीसा, ब्लैक सॉइल्स का महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ पार्ट्स गुजरात के भी हैं, नदन पार्ट हो गया कर्नाटका का, कुछ पार्ट जो सदर्न पार्ट है एमपी का, और साउथ वेस्टर्न पार्ट मेजरली वो लेटराइटिक सॉइल आपका वेस्टर्न घाट्स में, ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम के कंटेक्स्ट में हमें देखना है क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गोंडवानास कंटेन सैंडस्टोन विद सम शेल्स एंड क्ले। तो गोंडवाना जो सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री टाइप की रॉक है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर जो है गोंडवाना सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलती है। प्लस ये कहाँ पर मिलता है गोंडवाना सिस्टम आपको देखने को? एमपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको शेल्स भी देखने को मिल जाएंगी, क्ले भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा देखो, इट कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। ये बात भी ठीक है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, these rocks they are most important in India, containing around 98% of the coal reserves of India. तीसरा, these rocks were first discovered in MP and Karnataka। तो ये बात सिर्फ ये जो है पहली बार जो है फर्स्ट जो है सिर्फ एमपी में, गोंड रीजन जो है एमपी का जो है, एमपी का जो गोंड रीजन है वहाँ पर डिस्कवर करी थी फर्स्ट, कर्नाटका में नहीं है, ठीक है। तो गोंडवाना सिस्टम एमपी का, गोंडवाना गोंड रीजन है एमपी का, वहाँ पर डिस्कवर हुई थी। 98% ऑफ इंडिया कोल्ड रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको सैंडस्टोन देखने को मिलेगी, कुछ शेल्स एंड क्ले भी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें हमें बताना है क्या, करेक्ट बताना है। पहला, मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है कहाँ, ओरिजिनेट इन अरेबियन सी देन द बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि जो ज़्यादा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो आपको अरेबियन सी के अंदर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ये बात एकदम सही है। दूसरा, सम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल क्रॉसेस ओवर द पेनिनसुला। ये बात ठीक है कि कुछ ऐसे पेनिनसुला साइक्लोन्स हैं जो कि
जैसे हमारा ये सदर्न इंडिया है, ये सदर्न इंडिया है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपका क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कह रहा है हमसे कि पहली बात तो मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है आपको अरेबियन सी के अंदर देखने को मिलते हैं देन इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ओरिजिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल क्रॉसेस ओवर पेनिनसुलर प्लेटू। अगर यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो वो यहाँ पे ये क्रॉस कर जाते हैं, वो ये बात कर रहा है। ऐसा होता है कभी कभार, कुछ तमिलनाडु के कोस्ट के अलोंग कोई भी जो है आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके न्यूज़ में दिखा होगा, कुछ केरला के अंदर भी आपको उनका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, बट जो फर्स्ट जो बात कर रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अरेबियन सी में जो ज़्यादा होते हैं, नहीं, ये होते हैं बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में क्यों होते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो है ये जो है लैंड है और इसका जो छोटा एरिया है, कंडेंस एरिया है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की रिक्वायरमेंट होती है हीट हो, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, और ट्रॉपिक्स के अंदर हो, वो तो चाहिए सी बात है ही है। ठीक है, तो वो इसी वजह से जो बे ऑफ बंगाल के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। ठीक है, तो हमारा जो है 2 ओनली जो है आंसर हो जाएगा। तो मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको कहाँ ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं, आपको बे ऑफ बंगाल एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर विल यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, डिफरेंस होता है आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का, एंड जो मिनिमम टेम्परेचर होता है नाइट का। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ नाइट, इसका जो डिफरेंस आता है वो होता है डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो कह रहा है वो जो सबसे ज़्यादा, ये जो डिफरेंस है, मान लो ये एक्स आया, तो इस एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा जैसलमेर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन चारों में से किस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल सा। तो ये रीज़न है जैसलमेर। जैसलमेर क्यों है, क्योंकि ये देखो, जब एक तो डेजर्टेड एरिया है, अब डेजर्टेड एरिया में क्या होगा कि सनलाइट के टाइम पे, यानी कि डे टाइम पे क्या होगा, ये सैंड, ये जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और जब रात होगी और इतनी ही जल्दी ये हीट लूज करेगी। अब सैंड जो है गर्म भी जल्दी होगी, हीट भी जल्दी होगी, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जब नाइट आएगी तो क्या होगा, ठंडक हो जाएगी, हीट लूज भी जल्दी करेगी और टेम्परेचर भी डाउन चला जाएगा काफ़ी। ठीक है, तो इसी वजह से जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको देखने को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ वेट विंटर। वेट विंटर किस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, एंड ड्राई समर। ठीक है, यानी कि जो बरसात जो है आपको विंटर्स के अंदर देखने को मिलती है और समर्स के अंदर आपको सूखा देखने को मिलती है। तो देखते हैं, मैप बनाते हैं साउथ इंडिया का, और साउथ इंडिया के अंदर में ये प्लेस आती है जिसके अंदर आपको विंटर रेनफॉल आपको देखने को मिलते हैं। ये ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं विंटर मानसून, विंटर मानसून। और ये आता है आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पर, और ये आता है आपका लार्जली तमिलनाडु के अंदर, कुछ पार्ट है सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर, कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये तमिलनाडु के अंदर को देखने को मिला, ना पंजाब, ना जम्मू कश्मीर, और ना ही छत्तीसगढ़। ठीक है, अच्छा एक और देखो, विंटर्स पंजाब में बरसात होती है, नदर्न इंडिया के अंदर यहाँ पे विंटर्स में बरसात होती है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स, साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है। बट
समर्स भी यहाँ पे बरसात होती है। इसी वजह से हमारा जो है डी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट बोला गया है लेह रीजन इज कोल्ड डेजर्ट वाई। क्यों जो लेह रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट है? अब लेह कहाँ पे आता है? लेह आता है आपका इस रीजन के अंदर, इसके अंदर आता है। ये जो है, ये पार्ट जो है आपका, ये लद्दाख यूटी है, और यहाँ पे इस जगह पे लेह आता है। तो ये यहाँ पे आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो इंडिया का ओनली कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, सेकंड। और इसका जो नाम है वो है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। मैंने इसका आपको जो नेशनल पार्क के वीडियोस है वहाँ भी आपको बताया है, जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जिससे मेरे को थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलेगा चीज़ें कंटिन्यू करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो कह रहा है कि इट इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ मानसून विंड्स एज इट सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स। ये बात ठीक है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयास पड़ते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हिमालयास पड़ते हैं। और ये जो लेह लद्दाख है, ये जो पूरा है वो पार्ट आता है ट्रांस हिमालयास के अंदर, यानी कि हिमालयास के परे, ट्रांस हिमालयास के अंदर। ये हिमालयास के अंदर आ रहा है, हिमालय के परे यानी कि ट्रांस हिमालयास। लद्दाख हो गया, जांस्कर हो गया, कराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीनों जो है वो ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, ये काफ़ी दूर पड़ जाता है और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स आ जाते हैं, यानी कि हिमालयास आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मानसून जो है वो रीच नहीं कर पाता है। तो ठीक है, पहला। दूसरा, मानसून विंड्स ड्राई अप बाय द टाइम व्हेन दे रीच द लेह रीजन। अच्छा, ये बात भी सही है, जब तक यहाँ पहुँचती भी है अगर थोड़ा बहुत मानसून विंड्स, तब तक जो है वो पूरे पानी जो है वो सूख चुका होता है, उनमें से बरसात हो चुकी होती है, तो ड्राई अप हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको जो है सही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक्स। ये बात सही है। जो, अब एक सेकंड फिर से मैप बनाते हैं। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। द मोर यू ड्रॉ द मैप्स, आपका जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी। तो बात कर रहा है ये जो है ब्लैक कॉटन सॉइल वाला रीजन है, यह डेक्कन प्लेटी वाला रीजन, और यहाँ पर आपके होती है बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा। अब जब इसका वेदरिंग हुआ था, उसी की वजह से जो है ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ये बात जो है सही है। दूसरा देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट लेयर। ये बात सही है। आपका रॉक्स के तीन टाइप्स रहते हैं, इग्नस रॉक्स, मेटामॉर्फस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नस के अंदर लेयरिंग नहीं देखने को मिलती है, मेटामॉर्फस के अंदर भी आपको ऐसा लेयरिंग नहीं देखने को मिलती है, बट सेडिमेंट्री में आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। बस यही पूछा है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट्स दे हैज लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज। तो ग्रेनाइट्स के अंदर ये सच है कि क्वार्ट्ज जो मैट होता है वो आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको फेल्सफर जो है वो देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको मीका जो है मीका वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट के अंदर आपको क्वार्ट्ज, फेल्सफर और मीका, ये आपको ग्रेनाइट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट है हमारा, अ मेटामॉर्फिक रॉक इज अ सॉफ्टर एंड लेस कॉम्पैक्ट देन इट्स ओरिजिनल टाइप। वो कह रहा है कि जो मेटामॉर्फस रॉक्स हैं वो सॉफ्टर होती हैं, वो लेस कॉम्पैक्ट होती हैं, इसका जो ओरिजिनल टाइप होता है उसके कंपैरिजन में। ये बात गलत है। मेनली क्या होता है, ये बात गलत है, यही हमारा आंसर होगा। मेनली क्या होता है, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं उनकी जो शेप आती है बाय द ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर।
अच्छी खासी जो हीट होती है, प्लस जो टेम्परेचर होता है, प्लस जो प्रेशर अप्लाई होता है, तो उस प्रेशर से जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है अच्छी खासी। ठीक है, तो वो कॉम्पैक्ट होती हैं, ये सॉफ्टर नहीं होती है सच, सॉफ्टर होती हैं आपकी जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी जो होती है उसके रिगार्ड्स में जो है कुछ स्टेटमेंट है वो देखने हैं। क्या होते हैं? ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच molten rock materials और मैग्मा राइजेज इनटू द क्रस्ट। ये बात ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो मैग्मा जो होता है वो क्रस्ट के ऊपर आता है। ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, ये वहां से जो है वो निकल के आ रहा है मैग्मा, तो वो वोल्केनिज्म में तब्दील हो जाता है, वोल्केनिसिटी कहलाता है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि द ग्रेटर बल्क ऑफ वोल्केनिक रॉक्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस वर इरप्टेड फ्रॉम द वोल्केनोज। जो ग्रेटर बल्क ऑफ वोल्केनिक रॉक्स हैं वो वोल्केनोज से ही निकली हैं, ये बात कह रहा है। ये पॉइंट जो है वो भी देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है ये भी ठीक है, जो मोस्ट ऑफ वोल्केनिक रॉक्स जो हैं वो वोल्केनो के इरप्शन से ही हुई हैं। दूसरा देखो, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ रॉक। जब रॉक सॉलिडिफाई होती है जब कूलिंग के टाइम पे, कूलिंग के टाइम पे सॉलिडिफाई होती है इनटू क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म मॉल्टन रॉक्स। मॉल्टन से सेमी क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन रॉक्स में सॉलिडिफाई होती है मटेरियल्स के अंदर आफ्टर बीइंग पोर्ड आउट ऑफ द ऑन द सरफेस। तो बात ठीक है, जैसे सरफेस पे आएगी क्या होगा कि जब वो ठंडा होना स्टार्ट करेगी रॉक, ठीक है, नीचे से तो मॉल्टन रॉक आई थी, अब वो सरफेस पे क्या होगा, कुछ क्रिस्टलाइन में कुछ सेमी क्रिस्टलाइन में, इस तरीके से वो सॉलिडिफाई होगी। इस तरीके की जो प्रोसेसेस होती हैं इसके अंदर, तो तीनों जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर सेट वन का जो है आउट ऑफ 700 क्वेश्चन में से हमारे इसके साथ 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और 4 वीडियोस हो गए हमारे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। बेटर वही है, अगर कुछ डाउट्स है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं, जब भी क्वेश्चन मन करे आपका कुछ भी पूछना हो मुझसे बता सकते हो। ठीक है, तो पूछा है हमसे द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाई वेरिंग इंटेंसिटीज ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो क्या होता है कि किस तरीके से उस रीजन के अंदर बार बार फ्लड्स आ रही है, बाढ़ आ रही है, या फिर सूखा पड़ रही है, ड्रॉट्स आ रही है, उसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। एकदम सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड नॉट बी सस्टेनेबल इन दिस रिस्पेक्ट। तो ऐसे कौन से जो है सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं या निकाले हैं, ये 4 जो नीचे दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो फिजिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है इनके लिए, ऐसे रीजन्स के लिए जहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंटली फ्लड्स या फिर फ्रीक्वेंटली क्या देखने को मिलता है, ड्रॉट्स देखने को मिलता है। देखो, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ ले आओगे तो जो है क्या होगा, आपका वाटर लॉस होगा ज़्यादा। ठीक है, एक्सटेंसिव लेवल पे तो नहीं ला सकते। दूसरा, चेंज इन द क्रॉप कैलेंडर, क्रॉप कैलेंडर चेंज कर दोगे, क्रॉप कैलेंडर डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट पर, वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा देखो, अवॉइडेंस ऑफ फ्लड, फ्लड अवॉइड की नहीं जा सकती। एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज फ्रॉम द एग्रीकल्चर, अगर आप ड्रॉट प्रोन एरियाज और फ्लड प्रोन एरियाज से जो है एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो ऐसे तो पूरा जो गंगा और यमुना के जो प्लेन्स हैं उनमें एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, ये कोई सोल्यूशन भी नहीं हुआ। क्रॉप कैलेंडर चेंज करने का भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। एक्सटेंसिव लेवल पे आप इरिगेशन फैसिलिटीज ले आओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स बेस्ट सूटेड फॉर द फ्लड। ये बेटर है कि कौन सी जो क्रॉप है वो फ्लड वाले रीजन में जहाँ पे पानी ज़्यादा आता है, जैसे कि आप मान लो आपका पैडी हो गया, वहाँ पर सूटेबल करेगी, या फिर ड्रॉट्स में जैसे कि आपके जो पल्सेस हो गई, ठीक है, मिलेट्स हो गए, तो वहाँ पर जो है, तो जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, अगर बाढ़ वाला जो एरिया है जहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ पे आप पैडी पैडी चूज़ करो। ठीक है,
जहाँ पे सूखा ज़्यादा हो रही है, ड्रॉट हो रही है, तो वहाँ पे क्या करो, पल्सेस चूज़ करो, मिलेट्स चूज़ करो। तो ये सूटेबल और बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, और हमारे फ्यूचर के लिए भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल क्रॉपिंग के लिए ये ऐसे तरीके जो है अपनाने चाहिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, आप जो है, महाराष्ट्र नेचुरली सूटेबल नहीं है शुगर केन के लिए, बट वहाँ पर शुगर केन की वजह से ज़्यादा शुगर केन किया है और ओवर इरिगेशन की वजह से शुगर केन किया, उसकी वजह से सैलिनाइजेशन हो गया क्रॉप का। जाहिर सी बात है, अगर आप ओवर इरिगेशन करोगे, आप ग्राउंड से पानी निकाले जा रहे हो इरिगेशन के लिए, तो एक तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम होगा, और सॉल्ट सैलिनाइजेशन भी होगा, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है, सूटेबल नहीं है शुगर केन के लिए। तो आप जो एरिया, जिस चीज़ के लिए, जो सॉइल जिस चीज़ के लिए फेवरेबल है, वहाँ पर वो चीज़ उगाओ ना। ठीक है? तो वहाँ पे आप पल्सेस उगाओ, मिलेट्स उगाओ, वो ज़्यादा कारगर है। ठीक है? मिलेट्स जो है वो न्यूट्रिशंस ऐड करती हैं, न्यूट्रिशन जो है वो ऐड करती हैं सॉइल के अंदर। तो बहुत ज़रूरत है, पंजाब के अंदर बहुत ज़रूरत है, पंजाब के अंदर भी आपको सैलिनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आपका राइस का कल्टीवेशन पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन ग्रीन बेल्ट के अंदर आता होता है इस वजह से। बट उसकी वजह से क्या हुआ है, रिजल्ट सैलिनाइजेशन आप गूगल करोगे, पंजाब सैलिनाइजेशन, तो उसके अंदर आपको सॉल्ट की परत, नमक की परत आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। ठीक है? इसी के साथ जो है हमारा सेट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हो सके तो 2x पे लगा के इन वीडियोज़ को फिर से देखिएगा, और नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, सेट 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।